जय हिंद। चलिए आज हम न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करते हैं। ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या-क्या हैं और ये किसी देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। सबमरीन एक ऐसा हथियार होता है जो पानी में रहते हुए आसानी से दुश्मन पर वार कर सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमें वार किधर से किया गया है। बैटरी से चलने वाली पनडुब्बी में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता था, क्योंकि जनरेटर से चार्ज करते हैं तो जनरेटर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि उन्हें पानी के सरफेस पर ही मिलेगा। किसी पनडुब्बी के लिए सबसे खतरनाक समय वह होता है जब वह पानी के सरफेस पर आकर अपने बैटरी को चार्ज करता है। अगर दुश्मन ने कहीं देख लिया उस पनडुब्बी को तो दुश्मन आसानी से मारकर गिरा सकता है। सबमरीन को मारने के लिए P-8I विमान का यूज़ किया जाता है, जिसे हम सबमरीन हंटर भी कहते हैं। अब इस समस्या का निदान करने के लिए आता है न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी। पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर प्लांट को फिट कर दिया जाता है और उसे चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो नहीं होता है, इसलिए वो सबमरीन सरफेस पर नहीं आता है और न्यूक्लियर पावर अंदर से जनरेट होता है और सबमरीन चलता रहता है। 6-6 महीने तक उसे सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल भारतीय सेना में शामिल एकमात्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, जिसे भारतीय सेना में 2016 में शामिल किया गया था, जो अभी भी कार्यरत है। इसके पहले हम एक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी रूस से 10 साल के लिए किराए पर लिए थे, जिसे हम उसे 2021 में लौटा दिए। न्यूक्लियर पावर सबमरीन के आ जाने से सबमरीन में बहुत बड़ी क्रांति आई। अब हुआ कि बैटरी को चार्ज करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन को ऊपर नहीं आना पड़ता था, क्योंकि उसमें बैटरी अब तो है नहीं और बैटरी अधिक स्थान घेरती थी, जिससे अंदर अधिक कंजेस्टेड हो जाता था। अब स्थान भी बचने लगे और सबमरीन की स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई। न्यूक्लियर पावर सबमरीन को चलाने के लिए यूरेनियम 235 का यूज होता है। अपने यहाँ परमाणु बिजली घरों में उपयोग होने वाले यूरेनियम से पनडुब्बी को नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए और संशोधित यूरेनियम की ज़रूरत होती है। अब न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी में 2 सबसे बड़े चैलेंज थे। इसमें उपयोग होने वाला यूरेनियम, जो कि अधिक मॉडिफाई होता है, उसे संशोधित करने के लिए हम शहर से दूर कहीं एक कारखाना लगाते, जिसमें सर्वाधिक लागत आती है। और दूसरा, पनडुब्बी में एक छोटे से स्थान में न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। न्यूक्लियर प्लांट अगर भूमि पर लगाए जाते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक स्थान होता है, जबकि पनडुब्बी के अंदर एक सीमित स्थान में ही न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित करना था। सबमरीन को चलाने के लिए हम यूरेनियम का विखंडन करवाते हैं और विखंडन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा से फिर भाप जनरेट होता है, जिससे कि हम टरबाइन को चलाते हैं और उससे मिलने वाली ऊर्जा को ही सप्लाई करके हम सबमरीन को चलाते हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन के एडवांटेज तो यही हैं कि ये अधिक दिनों तक पानी के अंदर ही रह सकता है और इसमें अधिक स्थान खाली होते हैं, जिससे कि हम खाने पीने के अधिक सामान ले जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत अधिक खर्चीला होता है। इसको कोई देश तभी रखता है जब उसे अत्यधिक ज़रूरत होती है। जैसे कि जब भारत ने न्यूक्लियर पावर को बनाने के बारे में सोचा तो उसे अलग से यूरेनियम को मॉडिफाई करने के लिए कारखाने को लगाने की आवश्यकता पड़ी, जिसमें बहुत अधिक धन खर्च हो गए थे। जर्मनी जैसा पावरफुल देश भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं रखता है, क्योंकि उसे समुद्र में अधिक गहराइयों तक नहीं जाना है। उसे अपने बॉर्डर के आसपास ही रहना है, जिससे वो डीजल, जो कि मतलब बैटरी वाला सबमरीन होता है, उसी से अपना काम चला लेता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को न्यूक्लियर पावर सबमरीन और कन्वेंशनल सबमरीन दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि भारत को अपना कोस्ट लाइन भी कंट्रोल करना है और इंडियन ओशियन रीजन भी कंट्रोल करना है। भारत को अपने कोस्ट लाइन की सुरक्षा करने के लिए कन्वेंशनल सबमरीन पर्याप्त है, जबकि इंडियन ओशियन रीजन में सुरक्षा देने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन से ही होकर सभी व्यापारी जहाज़ें गुजरती हैं और यहाँ चाइना भी हमेशा
गतिविधियां करते रहता है। इसलिए हमें इसे सुरक्षा देने के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन की आवश्यकता है। चाइना के द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लेने से इंडियन ओशियन रीजन में इसकी गतिविधियां और बढ़ गई हैं। फिलहाल भारतीय सेना में कार्यरत एकमात्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है और भारत चाहेगा कि कुछ ही सालों में हम 2-3 और परमाणु पनडुब्बी को विकसित कर लें। आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।